आराम से। ठीक है, बस 2 मिनट और। कोई नहीं। बच्चा 2 मिनट और, आराम से। हाँ, आराम से। हाँ, बस 2 मिनट और, हो गया। आराम से। इसके प्लास्टिक की तैयारी कर दो। हाँ, छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। ओके नर्स, इसे ना स्टॉक में नहीं है डॉक्टर, पर पिछले हफ्ते आया था ना। फिर वो अच्छा ठीक है, दे दो। दर्द में आराम आना जरूरी है। A jungle and owl lived. हाय सिद्धि। शादी दी कौन है वहाँ पर? शादी दी कौन है? मैं ठीक हूँ माँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। Excuse me. जूही, क्या हुआ? What happened? सर वो एक ब्लैक मास्क में आदमी आया था सर। श्रेया, कौन है वहाँ? छोड़ो श्रेया को छोड़ो। कौन है? छोड़ से। छीना झपटी में श्रेया को फोन गिर गया था तो मैंने उठा लिया। फिशर, अभी आपने कहा कि आपने उसका चेहरा देखा था। जी, लेकिन उसने तो मास्क पहना हुआ था। फिर ये जी मेरे हाथ से उसका मास्क फट गया था सर। तो मैं देखो। फिशर, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और मैम की मदद से उसका स्केच बनवाओ और हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉइज से पूछताछ करो। चित्रा कौन है? आप हैं? अंदर आइए। आखिरी बार कब देखा था डॉक्टर श्रेया को तुमने? करीब 12 बजे के आसपास। वो राउंड पे जाने से पहले कॉफी पीने आई थी, तभी देखा था सर। तब पता नहीं था कि सर ये तो डॉक्टर सुजॉय के एक पेशेंट के जैसे लग रहा है। याद आया सर, करीब 2 साल पहले ये डिप्रेशन के इलाज के लिए यहाँ पर आया था और फिर एक दिन अचानक यहाँ से गायब हो गया। बहुत बवाल मचा था सर, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। देवराज या ऐसा ही कुछ तो नाम था इसका। कॉफी पी थी हमने साथ साथ, बहुत सारी बातें की थी, पर ये मेरे लिए इतना बड़ा शौक है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत धुंधला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बुरा सपना हो। 2 साल पहले डिप्रेशन का ये पेशेंट आपके हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया था। बहुत तलाश करने पे भी इसका कुछ पता नहीं चला। कुछ याद है आपको इसके बारे में? इंस्पेक्टर, इस आदमी का मेरी बेटी के गायब होने से क्या ताल्लुक है? यह हादसा 2 साल पहले हुआ था। मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल संभालता हूं, इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। हो सकता है मैं भूल गया होऊंगा। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान के पीछे क्यों पड़े। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी गायब हुई है। इतने घंटे बीत चुके हैं उसे गायब हुए और अब तक आप उसे ढूंढ नहीं पाए। याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो। सर, उस पेशेंट का नाम हेमराज बिजली था। 2 साल पहले उसे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कर दिया गया, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। सर, ये उसकी फाइल है जो अस्पताल के रिकॉर्ड से मिली है। इस फाइल में जो हेमराज का एड्रेस है उसे चेक कराओ। यस सर। इसके अलावा वो कार जिसमें किडनैपिंग हुई थी वो मिल गई, लेकिन उसे थॉरोली ब्लीच कर दिया गया है। इसलिए उसमें ना कोई फिंगरप्रिंट्स है और ना ही कोई डीएनए ट्रेसेस। एक काम करो मिश्रा, डॉक्टर सुजॉय और नलिन इनको सर्विलेंस पे रखो। हम इन्हें भी स्टॉक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। जी हेमराज का घर यही है? जी साहब, कुछ पता चला साहब? कुछ हुआ तो नहीं साहब?
वो जब से गायब हुआ है वो कभी तुमसे मिला नहीं, कभी तुम्हारी खबर नहीं ली उसने? नहीं साहब, एक कंपनी में पैसा लगाया था साहब, 6 महीने में डबल करके दे रही थी साहब, पूरा पैसा लगा दिया था साहब, लेकिन वो कंपनी भाग गई और उसी के चलते वो सदमे में आ गए साहब, और उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा साहब। मुझे नहीं मालूम। मुझे छोड़। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे हुआ क्या? अरे घबरा मत, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, कोई नहीं है साहब, नया हॉस्पिटल खुला था साहब, डॉक्टर सुजय नाम था उनका, बड़ा नाम है साहब, वही इनका इलाज कर रहे थे साहब। एक दिन जब मैं वहाँ गई तो वो वहाँ नहीं थे, और मैंने हॉस्पिटल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो भाग गए। मुझे समझ में नहीं आया साहब कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे लोग, फिर भी किसी को कुछ नहीं पता साहब। तब से लेकर आज तक किसी को कुछ नहीं पता साहब, तब से शक्ल तक नहीं देखी। ठीक है, चलो। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के साथ साथ श्रेया का अपना परिवार भी पुलिस के शक के दायरे में था, खासकर श्रेया के पिता डॉक्टर सुजॉय, जिन पर पुलिस हर पल कड़ी नजर रखे हुए थी। और आखिर में पुलिस का यह शक और मेहनत रंग लाई। गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। तो डॉक्टर सुजय, क्या ढूंढ रहे हैं आप? सुना था लोग अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसमें गिर जाते हैं, और आपने तो ये बात साबित कर दी। अब हमें ये समझाइए, गड्ढा आप खोद किसके लिए रहे थे? जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता मैं मुंह नहीं खोलूंगा। आई नीड माई लॉयर फर्स्ट। कोई और भी ख्वाहिश हो तो बता दीजिए, मसलन चाय, कॉफी, कुशन वाला सोफा वगैरह। डॉक्टर साहब, आपको याद दिला दूं कि ये पुलिस स्टेशन का हवालात है, और ये सज्जन जो खड़े हैं ना, इनके हाथ में जो चीज़ है उसे लाठी कहते हैं। ऊपर वाले की लाठी की तरह इसमें भी आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब ये चलती है ना तो मुजरिम की आवाज़ के साथ साथ सारे राज भी बाहर आ जाते हैं खुद ब खुद। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, इसलिए आपको एक मौका देता हूँ, शुरू हो जाइए, वरना हेमराज गायब नहीं हुआ था, मैंने मार दिया उसे। मैंने अपने इन हाथों से मैंने उसे दफना दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ डॉक्टर सुजय को बुलाओ जल्दी, जाओ। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हेमराज, क्या बात है? पता नहीं सर, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हेमराज, शांत हो जाओ, मैं आ गया ना। मुझे ले जाएंगे वो लोग मुझे ले जाएंगे। वहाँ पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। डॉक्टर सिटी से कहो उन्हें अटेंड करने के लिए। जल्दी जाओ, फास्ट। एक मिनट हेमराज, डोंट लूज योर पेशेंस। बस। ये क्या कुछ नहीं, मुझे ले जाएंगे मुझे। वेट, शांत। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शांत, लेटा दो। हेमराज, मुझे क्या होगा? बोर्ड बॉय, तुम डॉक्टर सेठी के पास जाओ, उनकी मदद करो जाके। जल्दी जाओ। मुझे हेमराज।
बॉडी दफन कर दी। मुझे पता नहीं था कि हेमराज तो मर चुका था इंस्पेक्टर। फिर वो उसका किडनैप कैसे कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मैंने खुद चेक किया था। उसकी नब्ज, उसका हार्ट बीट, तो क्या था? एवरीथिंग स्टॉप। यस, आई एम श्योर। हो सकता है जिस तरह हड़बड़ाहट में आपने उसे गलती से ज्यादा डोज दे दिया था, ऐसी ही गलती आपसे एक बार और हुई। हेमराज वाकई जिंदा हो और आपने उसे मरा हुआ समझ के दफन कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी लाश वहां जरूर होती। खैर, ये मुर्दा जो खुद ही अपनी कब्र खोद के बाहर निकला है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन अब आप खुद को हमारा मेहमान ही समझिए, क्योंकि हम आपको आपके खुद के दिए बयान के आधार पर गिरफ्तार करते हैं। डॉक्टर जूही यहाँ आई, उसे मिलना है। चलो। डॉक्टर जूही, आपने अपने बयान में दावा किया कि आपने हेमराज को देखा था, लेकिन हमारे पास ठोस वजह है ये मानने की कि हेमराज 2 साल पहले मर चुका था। तो एक मरे हुए आदमी को आपने कैसे देखा? मैं किसी हेमराज को नहीं जानती सर। मैंने जिसे देखा था उसे बता दिया आपको। अब वो हेमराज था या कोई और, जिंदा था या मरा हुआ, मुझे नहीं पता। मिस जूही, अगर तो आप हमें बेवकूफ़ बना रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब तक आप कामयाब रहे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बेवकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ होना 2 अलग अलग बातें हैं। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर आपने हमें कुछ नहीं बताया है तो बता दीजिए। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती, हम खुद पता लगा लेंगे। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर, मैंने जूही के पेरेंट्स से बात की। क्या बोले वो? पता चला कि सर घर में वो कमाने वाली वो अकेली लड़की थी। हर महीने 70,000 रुपये भेजा करती थी अपने माता पिता के लिए। ठीक है। आपके घर की EMI के साथ साथ महीने का खर्चा कुछ 70,000 रुपये होता है, जो आप बिना नागा अपने माता पिता को भेजती हैं। जान सकता हूँ इतने पैसे कहाँ से लाती हैं आप? सर, आप भूल रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे स्टाइफंड मिलता है। सिर्फ 30,000 रुपये, जिसमें से 12,000 आपकी लॉजिंग और मेस फैसिलिटी के कटते हैं। बचते हैं 18,000। और ये 18,000 रुपये भोपाल से दिल्ली जाते जाते 70,000 रुपये कैसे बन जाते हैं? सर, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो, वरना ये जो पीछे खड़ी है ना, एक झटके में सब उगलवा देंगी। सर, एक बात तो श्योर है, डॉक्टर जूही की जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके सोर्स में कुछ तो गड़बड़ है। पूछताछ के दौरान भी वो काफी घबराई हुई थी। किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया उसने, और अपने पहले ही बयान में उसने हेमराज का नाम लिया। ये बात अभी तक खटक रही है मुझे। मान लो अगर हेमराज आज भी जिंदा है, तो भी डॉक्टर जूही उसके बारे में कैसे जानती है? क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से गायब हुआ था तो डॉक्टर जूही हॉस्पिटल में इंटर्न नहीं थी, बल्कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। हो ना हो अस्पताल के किसी पुराने एम्प्लॉय ने उसे हेमराज के बारे में बताया होगा।
और उसी के कहने पे जूही ने हमारे सामने हेमराज का नाम लिया। मतलब हॉस्पिटल में ऐसा कोई है जो जूही के साथ मिलकर या उसे मोहरा बनाकर खेल खेल रहा है हमारे साथ। एक काम करो, सबके बैंक अकाउंट चेक करो, पता करो कि जूही के अलावा ऐसा कौन है जिसकी पासबुक उसकी सैलरी स्लिप से ज्यादा भारी है। जी सर। हाँ सर, लगता है वो खिलाड़ी मिल गया जिसके बारे में आपने कहा था। अभी तो हमारे दिन फिरने वाले थे साहब। मुन्नी को नया कंप्यूटर भी दिलाए थे। हमसे भी कह रहे थे कि इस झोपड़ी से निकालकर हमें बड़े फ्लैट में रखेंगे। अभी अभी तो उनने नया काम शुरू किया था। नया काम? कौन सा नया काम शुरू किया था उसने? वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन मेडिकल लाइन का कोई काम है और उसी के लिए उनने नया नंबर और नया फ़ोन भी खरीदा था। नया फ़ोन? कहाँ है वो फ़ोन? लाते। जी रहा साहब। हम ये फ़ोन हमारे साथ ले जा रहे हैं। बोलो मिश्रा। हाँ सर, रमेश की बीवी से बात हो गई है। एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी के बड़े बड़े सपने दिखाए थे उसने। अस्पताल में नौकरी के अलावा एक नया काम शुरू किया था उसने, मेडिसिन का। इसके अलावा उसकी बीवी और कुछ नहीं जानती। लेकिन सर उसके घर से एक मोबाइल मिला है जो उसकी बीवी के मुताबिक इस नए काम के लिए ही यूज़ किया जाता है। कुछ मिला उससे? सिर्फ एक नंबर, डॉक्टर श्रेया का, जिससे ये लगता है कि वो रमेश के साथ इस बिजनेस में जुड़ी हुई थी। लेकिन सर जो इमेज हमारे सामने श्रेया की है उससे ये कनेक्शन मैच नहीं होता। पैसे में बहुत ताकत होती है मिश्रा, उसके सामने अच्छों की इमेज और ईमान दोनों बदल जाते हैं। डॉक्टर जूही और रमेश अपने इनकम सोर्स से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तीनों ऐसा कर क्या रहे थे? तो मुझे लगता है हमें डॉक्टर सुजॉय से एक बार फिर बात करनी चाहिए। वो श्रेया के पिता होने के अलावा अस्पताल के डीन भी थे। शायद कुछ नई लीड मिल जाए। याद कीजिए उस दिन के बारे में, सुबह से लेकर उस वक्त तक की हर बात जब आपको आपकी बेटी के साथ हुए हादसे की खबर मिली थी। शायद ऐसी कोई बात है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो और वही वो कड़ी है जो हमसे छूट रही है। याद कीजिए, शायद श्रेया ने आपसे कुछ कहा हो या किसी और ने, आपने खुद कुछ देखा हो, कुछ भी। उस दिन वो फार्मेसी से किसी ड्रग के गायब हो जाने की बात कर रही थी इंस्पेक्टर। पापा, तुम शायद भूल रही हो कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, घर पे नहीं। सॉरी सर, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बात है तो तुम बता सकती हो। क्या बात है? सर, आज मैंने मेरे एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, लेकिन नर्स ने मुझे बताया कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। जब फार्मेसी में जाकर मैंने खुद चेक किया तब पता चला दैट शी वाज राइट। सर, वहाँ पे की एक भी स्ट्रिप नहीं है। सो इट्स अ बिग हॉस्पिटल, खत्म हो गई होंगी फिर? सर, लेकिन एंटी एंजाइटी पिल है, उसका इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब होना। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं डॉक्टर श्रेया। सॉरी सर। लेकिन मैं बिजी था तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं और उसे वापस जाने के लिए कह दिया। हॉस्पिटल से गायब होने वाली इन दवाओं के बारे में डॉक्टर श्रेया को पता था और वो इस सब के लिए फिक्रमंद भी थी। लगता तो यही है कि वो इस सब में शामिल नहीं, बल्कि इसके खिलाफ थी और इसके तह तक जाना चाहती थी। हो सकता है कि उसे पता लग गया हो कि इन नशीली दवाओं के गायब होने के पीछे डॉक्टर जूही और रमेश का हाथ, और वो उन्हें एक्सपोज करना चाहती है। लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उन दोनों ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कोकेन और एलएसडी की तरह फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का भी अपना एक अलग मार्केट है, जिसकी मांग को पूरा करने के लिए एक पूरी सप्लाई चेन है। और इस चेन में शायद कुछ डॉक्टर्स, फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स और बड़ी फार्मेसीज में काम करने वाला स्टाफ भी शामिल है, जिनके थ्रू ये ड्रग्स ड्रग पेडलर्स तक पहुंचाए जाते हैं। तुझे क्या लगता है इस तरह खामोश रह के तू बचा लेगा उसे? जूही भी यहीं है, दूसरे कमरे में। ये फोन वाली बात उसी ने हमें बताई है।
और उसने हमें यह भी बताया है कि इस ड्रग्स के धंधे में तुम दोनों पार्टनर्स थे। तू बॉस था, ये आइडिया तेरा ही था, तूने ही उसे इस सब में फंसाया है। झूठ बोल रही है। 2 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। उस दिन मैं नाइट ड्यूटी पर था। मैंने देखा कि डॉक्टर सुजॉय जब मुझे पता चला कि हेमराज गायब हो गया है तो मैं समझ गया कि वो आदमी हेमराज ही होगा। पर मैंने साहब किसी को ये बात बताई नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर सुजय अच्छे आदमी हैं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो कितना चीकट। क्या बात है? सर मेरी बच्ची का एक बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन हो गया है। बहुत मुश्किल से हुआ है सर। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सर स्कूल की फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं सर। बाकी है मेरे पास 15,000 की ज़रूरत है, अगर एडवांस मिल जाता तो। नो 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 नो, स्टाफ को लोन या एडवांस देने की कोई पॉलिसी नहीं हमारी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओके सर प्लीज़, बिना फीस जमा की वो मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं करेंगे सर। डोंट वेस्ट माई टाइम। ये मेरा लुकआउट नहीं है, जाकर अपनी ड्यूटी करो। हम जैसे छोटे लोगों को ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। अब दिमाग मत खाओ मेरा, और उसको समझा दो कि उसका बाप गरीब है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। रखो। अच्छा रमेश, अरे मैम आप ये लो। मैंने सुजॉय सर और तुम्हारी बातें सुन ली थी। ये मैंने घर भेजने के लिए इकट्ठे किए थे, पर इनकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। लो रख लो। नहीं मैम, मैं कर लूँगा कुछ। अरे नहीं ना, रख लो। नहीं मैम, अच्छा नहीं लगता। लो रख लो। घर भेज देना। इतना बड़ा एहसान किया था डॉक्टर जूही ने मुझ पर, खरीद लिया था जिंदगी भर के लिए, और वो हमेशा पूछती भी रहती थी मेरे घर के बारे में, मेरी बच्ची की पढ़ाई के बारे में। पर मैं भी अपने मन की हर बात करने लगा था उनसे। मुझे तो पता ही नहीं था कि सुजॉय सर ऐसे इंसान हैं। और अगर तुम सही हो तो सच में तुमने तो बहुत बड़ा एहसान किया है उन पे, और तुम्हें अपनी इस एहसान की कीमत उनसे वसूलनी ही चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती। उन्होंने मुझे आइडिया दिया। कैसा आइडिया? हॉस्पिटल की फार्मेसी से ड्रग्स चुरा के बेचने का। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर पकड़े जाओगे तो हेमराज की बात बताकर छूट सकते हो, और इस काम में मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। हम दोनों की अच्छी कमाई होने लगी थी साहब, लेकिन 3 महीने पहले ही डॉक्टर श्रेया को शक हो गया कि फार्मेसी से ड्रग गायब हो रही है। मैं डर गया साहब। फिर मैंने उसे कहा कि मैं सब संभाल लूंगी। फिर मैंने उसे एक नया फ़ोन दिलाया, जिससे पहले उसने श्रेया को समझाने की कोशिश की, फिर धमकाने की। जब श्रेया नहीं मानी। हाय सिद्धि। शादी दी। कौन है वहाँ पर? शादी दी। हमारी किस्मत भी हमारे साथ थी। हम डॉक्टर श्रेया को घसीटते हुए कॉरिडोर से ले गए और किसी की नजर भी नहीं पड़ी। तुमने हेमराज का नाम क्यों लिया? पहले हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था। दुनिया की नज़र में हेमराज मरा नहीं था, सिर्फ गायब हुआ था। इसलिए मैंने उसका नाम लिया, ताकि लोगों को लगे कि हेमराज डॉक्टर सुजॉय से बदला लेने के लिए श्रेया को मार दिया, और आप लोग हेमराज की तलाश में लग जाए और मेरी और रमेश की तरफ से आपकी नज़र हट जाए। हेमराज की लाश को हमने वहां से निकालकर कहीं और गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि अगर डॉक्टर सुजॉय को ये पता चल गया कि हमें हेमराज के बारे में सब पता है,
तो वो उसकी लाश को वहाँ से गायब कर देंगे और फिर हम बाद में उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल, जब तुम डॉक्टर श्रेया को मारना नहीं चाहती थी तो क्यों मारा उन्हें? तुम और जो ये सब मिले हुए हैं ना, तुम ही लोग फार्मेसी से दवाइयाँ चोरी कर रहे हो ना। मैं पुलिस स्टेशन जाके सबको बता दूंगी तुम लोग क्या कर रहे हो। बचाओ! मैं ये बोल रहा हूँ, हम लोग के साथ में मिल जाओ, तुम भी खूब पैसा कमाओगी, समझी? मैं तुम दोनों के गंदे काम में कभी साथ दे दूंगी, सबको बता दूंगी मैं। अच्छा, बचाओ मुझे। किसी को बताने लायक बचोगी तब ना। बचाओ! हाँ रमेश, श्रेया हमारा साथ देने को तैयार है? नहीं, वो कह रही है कि पुलिस में बताएगी। तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या? आखिरकार श्रेया को इंसाफ मिला, लेकिन क्या ये इंसाफ श्रेया को फिर से जिंदा कर सकता है? नहीं। लेकिन शायद ये सब श्रेया के साथ हुआ ही ना होता अगर उसने सिस्टम को फॉलो किया होता। जुर्म से लड़ना पुलिस का काम होता है और उस लड़ाई में पुलिस का साथ देना हमारा। अगर श्रेया ने नशे के सौदागरों के खिलाफ खुद मोर्चा खोलने की बजाय पुलिस को खबर की होती तो शायद इस कहानी का और खुद श्रेया का अंत ये ना होता। इस कहानी से ये सीख लें कि हम एक अच्छे नागरिक बने, बहादुरी दिखाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन सिस्टम के दायरे में रहकर, ताकि बुराई से लड़ने के साथ साथ हम अपनी सुरक्षा भी कर पाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।